हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है उसके बारे में हमने डिस्कस किया और अच्छी रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोशल लेवल पे उसको अटेन करने में हम लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमने उसके बारे में डिस्कस किया और उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज हो रही हैं और कौन सी यूज करनी चाहिए उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो ये प्रॉब्लम्स को हम तभी टैकल कर पाएंगे अगर हम टाइम टू टाइम सोसाइटी से डाटा लेते जाएंगे। तो आज हम उस डाटा के बारे में स्टडी करेंगे। हम सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टर्म डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इज स्टैटिस्टिकल स्टडी ह्यूमन पॉपुलेशन। स्टैटिस्टिकल क्या मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स मतलब नंबर्स का डाटा जब लेंगे कि आज इतनी पॉपुलेशन है, जैसे 133 करोड़ 33 करोड़ वो जो लगा रखी है चैनल पे, वो एक तरीके का डेमोग्राफिक डाटा है। तो जब हम डाटा स्टैटिस्टिकल डाटा जब भी हमारे पास नंबर्स आते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन को लेकर के, तो वो आता है अंडर द फील्ड ऑफ डेमोग्राफी। ठीक है बच्चों। देन डेमोग्राफी के अंदर एक टर्म आती है सेंसस। तो ये होता है प्रोसीजर ऑफ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिंग द डाटा सिस्टमैटिकली, द डाटा ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। सिस्टम इसमें क्या होता है, अब इसमें हम टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी भी लेंगे, ऑफ अ स्टेट भी लेंगे, ऑफ अ कंट्री भी लेंगे, अंडर डिफरेंट डाटा लेकर रहेंगे। तो उस पॉपुलेशन में हम टोटल पॉपुलेशन का भी डाटा आएगा हमारे पास, मेल्स की कितनी पॉपुलेशन है वो आएगा, फीमेल्स की कितनी पॉपुलेशन है वो आएगा, फिर आएगा रिप्रोडक्टिव एज के अंदर कितने हैं उनका डाटा आएगा, प्री रिप्रोडक्टिव एज के अंदर कितने हैं उनका डाटा आएगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के अंदर यानी कि बुजुर्ग लोग कितने हैं उनका डाटा आएगा। तो इस डाटा से हम चेक कर सकते हैं कि क्या पॉपुलेशन बढ़ रही है या कम हो रही है, इन सभी चीज, और सेक्स रेशो क्या है ये डिस्कस हो सकता है, और पॉपुलेशन बढ़ रही या कम हो रही है इन चीजों के कंपैरिजन से वो डिस्कस हो सकता है कि बुजुर्ग कितने हैं, बच्चे कितने हैं। तो ये सारा वो डाटा कलेक्ट करते हैं। तो ये सारा कुछ आता है सेंसस में, और सेंसस का जो डाटा है इट इज कंडक्टेड आफ्टर एवरी 10 years, ये हर 10 साल के बाद होता है। सबसे पहले इसको फर्स्ट सेंसस जो था उसको कंडक्ट करवाया गया था 1871 के अंदर, 1871 के अंदर, और जो लास्ट उसके बाद आया है 15th सेंसस हुआ है वो कंडक्ट हुआ है 2011 के अंदर। ठीक है बच्चों, तो 2011 के अंदर उसके बाद लास्ट सेंसस जो है वो कंडक्ट कराया गया है। तो टोटल अभी तक 15 सेंसस कंडक्ट करवाए गए हैं। अब होता हर 10 साल के बाद है, लेकिन इन 10 सालों के बीच में भी कुछ ना कुछ डाटा हम लोगों के पास आ जाता है। तो उस डाटा को हम क्या बोलते हैं, वो डाटा होते हैं एक तरीके से गैस वर्क। तो गैस वर्क इज प्रोवाइडेड इन बिटवीन। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि आप 2000 सपोज करो 1991 और 2001 के बीच में इतना पॉपुलेशन बढ़ गया। तो उसके बाद हमने देखा कि 2001 और 11 के बीच में कितना पॉपुलेशन बढ़ा। तो ये प्रीवियस डाटा को कलेक्ट करते हुए ही हम लोग प्रिडिक्ट कर देते हैं कि हाँ चलो 2013 में इतना पॉपुलेशन हो गया। तो बाकी सारा बीच में प्रिडिक्शन आता है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा कलेक्शन जो होती है वो पूरे 10 साल बाद ही हमेशा कंडक्ट करवाई जाती है, जो कि सेंसस के रिगार्डिंग जो है वो कंडक्ट होती है। अगर हम इस सेंसस की बात करें वर्ल्ड लेवल पे, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो थी 2000
हो गई 1900 ईयर में। इसमें जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी वो थी नियरली 2 बिलियन। लेकिन इससे 100 साल बाद की अगर हम बात करें नियरली 2000 में, तब जाके पॉपुलेशन हुई 6 बिलियन। इट क्रॉस्ड 6 बिलियन एक्चुअली, आई शुड से क्रॉस्ड 6 बिलियन। और 2011 के सेंसस में इट क्रॉस्ड 7 बिलियन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 बिलियन बढ़ने के लिए उसको नियरली 100 साल लगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 11 साल के अंदर 11 साल के अंदर वो नियरली कितना हो गया 7 बिलियन, ये नियरली हो गया। ठीक है। देन अगर हम इंडिया की बात करें तो 2001 में इन इंडिया 2001 के अंदर जो डबलिंग टाइम है वो इंडिया की पॉपुलेशन का था 33 साल। ठीक है। और 2011 के अंदर ये जो डबलिंग टाइम है ये रह गया सिर्फ 30 साल। अब इसका क्या मतलब है? देखो, एक तो वर्ल्ड पॉपुलेशन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी तेजी से उसके बाद जैसे एक बार उसको नंबर बढ़ने में टाइम लगता है, जैसे कि अभी कोरोना के केसेस में ही जैसे आप लोगों ने देखा कि केसेस बढ़ने में एक बार, चलो वो इन्फेक्शन स्प्रेड होने की बात है, उससे भी आप लोग लिंक करके लर्न कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर पॉपुलेशन की हम बात करें तो क्योंकि आजकल सबके दिमाग में वही चलता रहता है, तो थोड़ा सा लर्न करने के लिए लिंक कर लो। बट अदरवाइज वर्ल्ड पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो 100 साल में पहले इतनी बढ़ रही थी, लाइक सिर्फ 4 बिलियन बढ़ी, उसके बाद वर्ल्ड पॉपुलेशन और भी तेजी से बढ़नी शुरू हुई, क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज के अंदर हम अगर देखें तो ज्यादा लोग अभी आ चुके हैं। दूसरी तरफ हम अगर इंडिया के डाटा की बात करें तो 2001 के अंदर डबलिंग टाइम 33 साल था। डबलिंग टाइम का क्या मतलब है? डबलिंग टाइम का मतलब है कि एस्टिमेट किया गया कि अगले 33 साल में जाकर के पॉपुलेशन अभी की जो भी पॉपुलेशन नंबर 2001 में था उससे डबल हो जाएगा इन 33 इयर्स। और उससे अगला सेंसस जब किया गया 2011 का, तब डबलिंग टाइम जो एस्टिमेट लगाया गया पिछले डाटा को कंडक्ट करके, तब डबलिंग टाइम कम हो गया, यानी कि और भी तेजी से पॉपुलेशन हमारी बढ़नी शुरू हो गई। तो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम जो है वो पहले से 3 साल कम रह गया, 30 साल रह गया। और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 तो 1.2 बिलियन थी। उस सेंसस में जो पॉपुलेशन निकल के आई थी वो 1.2 बिलियन का डाटा था जो हमारे पास उस टाइम पे रिवील हुआ था। अभी हम डाटा भी सारा इतना अच्छे से कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस भी कर लिया, तो वो डाटा जैसे ही और निकल करके आता है तो हम देखते हैं कि उस डाटा के अंदर अभी भी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या कमियां रह गई हैं। फिर हमने स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस कर ली, लेकिन स्टिल हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इन सब चीजों के में क्या कारण है और कैसे इन चीजों को टैकल किया जा सकता है, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर आगे डिस्कस करेंगे। तो इस चीज को एक बार नोट कर लीजिए। अब जो हमने बात की कि जैसे 2011 के सेंसस की जैसे हमने बात की कि इंडियन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज नियरली 1.2 बिलियन, जिसमें से कि हाईएस्ट पॉपुलेशन अगर हम बात करें तो आती है उत्तर प्रदेश की, और लोएस्ट पॉपुलेशन अगर हम बात करें तो आती है सिक्किम की। ठीक है। अब पॉपुलेशन इस हद तक बढ़ती आ रही है, तो क्या इतने सारे जो हम स्टेप्स ले रहे हैं क्या उनका कोई नतीजा नहीं निकल रहा? जो हम प्रोसीजर्स ले रहे हैं, हम क्या प्रोसीजर्स ले रहे हैं? हम शॉर्ट फैमिलीज को इंसेंटिव्स दे रहे हैं, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंतर्गत हमने पोस्टर्स लगाए जिसके अंदर वो स्लोगन एड ऑन किया, जो स्लोगन के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आ जाता है हम दो हमारे दो वाला स्लोगन, कि लोगों को इस स्लोगन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा 2 चाइल्ड पॉलिसी
एक तरीके से कि फेवर करने के लिए उनको बोला गया कि वन फैमिली शुड हैव 2 चिल्ड्रन, जो कि 2 पेरेंट्स को रिप्लेस कर सके। इसके बावजूद भी काफी जो फैमिलीज हैं, जो वेल एजुकेटेड फैमिलीज इन सिटीज स्पेशली अर्बन एरियाज में, तो उन्होंने तो 1 चाइल्ड नॉर्म ही फॉलो करना शुरू कर दिया। अभी 1 चाइल्ड नॉर्म फॉलो हो रहा है ना काफी एरियाज में। तो इसके बावजूद भी पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है इन स्पाइट ऑफ ऑल द स्टेप्स टेकन? क्या कोई फर्क नहीं पड़ा इन चीजों से? इवन इफ यू लुक एट द विलेजेस में हम लोगों ने स्किट्स परफॉर्म करवाए, प्लेस परफॉर्म करवाया, स्लोगन्स लगवाए, ऑडियो विजुअल से करवाया, वेबिनार करवाए, सेमिनार्स करवाए। वेबिनार आजकल आप लोग किस साथ हो रहे हैं, तो सेमिनार्स करवाए, है ना। तो ये सब कुछ हम इतना ज्यादा हम लोगों ने इन लोगों को अवेयर करवाया, तो उसके बावजूद क्या कोई फर्क नहीं पड़ा? फर्क पड़ा है। पॉपुलेशन ग्रोथ में फर्क नहीं पड़ रहा, बर्थ रेट में फर्क पड़ा। बर्थ रेट जो है वो कम हुआ, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग, इन स्पाइट ऑफ डिक्रीज इन बर्थ रेट, जो पॉपुलेशन रेट है वो बढ़ रहा है। इसके रीजंस क्या हैं? रीजंस आर बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज हो गई हैं, हेल्थ फैसिलिटीज बेटर हो गई हैं, लिविंग कंडीशंस, लोग साफ सफाई में ज्यादा रहना शुरू कर दिए हैं, बेटर लिविंग कंडीशंस, है ना। तो लिविंग कंडीशन, साफ सफाई, यूज ऑफ सोप्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सोप से जिससे क्लेंजिंग होती है। देन मेडिकल फैसिलिटीज, जो कि पहले घरों में ही जैसे डिलीवरीज वगैरह तक घरों में हो जाती थी, दाइयां जिसको जैसे हमारे पुराने जमाने में बोलते थे उनके थ्रू हो जाती थी। आजकल प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, और इन फ्री मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से जो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो गया है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गया है। ये क्या होता है? कुछ मदर्स, ये दोनों डिक्रीज हो गए हैं। मदर्स की जो इमीडिएटली आफ्टर लेइंग द चाइल्ड भी डेथ हो जाती थी, या इमीडिएटली या विदिन 6 months डेथ हो जाती थी। तो उस वजह से बिकॉज उनको प्रॉपर मेडिकल कंडीशंस नहीं मिल पाती, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिल पाती थी। दूसरी तरफ कुछ बेबीज की बर्थ होते ही डेथ हो जाती थी, या विदिन 6 months डेथ हो जाती थी। उस चीज को वो कितना रेट या कितने नंबर्स पर 1000 बर्थ्स वैसे तो कंसिडर किया जाता है, पर 1000 लाइव बर्थ्स कितनी डेथ्स हो रही हैं वो ऐसे कंसिडर किया जाता है। और ये मोर्टेलिटी रेट की डेथ रेट जो है ये काफी हद तक पहले से जो है डिक्रीज हुआ है। तो जो डेथ रेट डिक्रीज होने के कारण हेल्थ कंडीशंस, काफी लोग बीमार होकर मर जाते थे पहले, उनको पता ही नहीं चलता था होता क्या। आज हम लोग जब बातें सुनते हैं तो हमारे ज्यादातर सीनियर जो है या बुजुर्ग है वो हम लोग को सुनाएंगे, पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले पता ही नहीं लगता था एक्चुअली में। आजकल डायग्नोज हो जाते हैं डिजीज और उनका प्रॉपर कंडीशन, प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट देने की वजह से काफी लोग बच जाते हैं। ठीक है, पहले तो ऐसे उसकी तो डेथ ऐसे चलते फिरते हो गई थी, पता ही नहीं चला क्या हो गया। तो पता क्यों नहीं चला? बिकॉज तब डायग्नोसिस ही नहीं होता था इतना, तब उतना मेडिकल कंडीशंस उतना हाई फाई होता ही नहीं था। अभी पता चल जाता है कि क्या डिजीज है, उस चीज का ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो जो ये डेथ रेट है बहुत ज्यादा कम हो गया है, स्पेशली हेल्थ रीजंस की वजह से। तो वो कम होने की वजह से, बिकॉज डेथ रेट कम होने की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ना कि बर्थ रेट ज्यादा होने की वजह से। इस टाइम पे बर्थ रेट को हम कंट्रोल में ला चुके हैं, बट डेथ रेट भी जो है वो काफी कम हो गया। लोग बीमार होकर नहीं मर रहे, आफ्टर प्रेगनेंसी लेडीज की डेथ नहीं हो रही है,
प्रेगनेंसी के लिए उनको प्रॉपर साफ सफाई से डिलीवरीज हो रही हैं, प्रॉपर डॉक्टर्स उनको डिलीवरी कर रहे हैं, ना कि अनक्वालिफाइड क्वैक्स उसमें अभी कम इन्वॉल्व होते हैं, जो कि वैसे भी इलीगल कर दिया गया है काफी एरियाज में। तो देन मेटर्नल, जैसे मदर्स की डेथ कम हो गई है, बेबीज की बर्थ होते ही जो डेथ हो जाती थी ये कम हो गई। तो ये कुछ अच्छी पॉजिटिव रीजंस है जिसकी वजह से पॉपुलेशन रेट ओवरऑल अभी भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो अभी जैसे कि बर्थ रेट कम होने की वजह से इस चीज को भी कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है वो सब हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि कैसे जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाया जाए। अब जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, हाउ टू कंट्रोल इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हाउ टू कंट्रोल इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। सबसे पहले तो गवर्नमेंट जो है वो अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, वो सब चीजें हमने डिस्कस किया था। अवेयरनेस क्रिएट करने के साथ में गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे रही है, स्पेशली गर्ल चाइल्ड के केस में। जैसे हमने देखा फीमेल फेटिसाइड हो जाता था, तो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी के अंदर सिंगल गर्ल चाइल्ड को भी बहुत ज्यादा इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, रिजर्वेशंस भी देनी शुरू करती हैं। तो ये सब कुछ उसमें किया जा रहा है सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए, तो काफी ज्यादा है। सिंगल चाइल्ड को वैसे ही काफी ज्यादा इंसेंटिव्स और प्रेफरेंसेस वगैरह काफी हद तक दी जाती हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में अगर प्रिवेंट करना हो किसी को कि पॉपुलेशन, एक कपल को अगर सिंगल चाइल्ड तक या 2 चाइल्ड तक अगर उनको सीमित रहना है, तो फर्दर प्रेगनेंसीज वो कैसे अवॉइड करें, वो चीज भी पॉपुलेशन कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। तो उस चीज को हम कहेंगे कॉन्ट्रासेप्शन, उस चीज को हम कहेंगे कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन इज ऑपोजिट टू कंसेप्शन। कंसेप्शन मतलब कंसीव करना, टू कंसीव। कंसीव करने का क्या मतलब होता है, व्हेन अ मदर गेट्स प्रेग्नेंट शी कंसीव्स द चाइल्ड। ठीक है, तो वो कंसीव करना होता है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो चाइल्ड को कंसीव करती है, तो उस कंसीव करने को बोल देते हैं कंसेप्शन। कंसेप्शन को अवॉइड करना हो तो उसको बोल देंगे कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रा मतलब ऑपोजिट, कॉन्ट्रा टू कंसेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन ऑपोजिट टू द कंसेप्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉन्ट्रासेप्शन। तो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए कुछ डिवाइसेस या कुछ मेथड यूज किए जाते हैं। उन अगर कुछ डिवाइसेस यूज किए जाएं उनको हम कहेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। और आइडियल, जिसको हम आइडियल माने, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या मेथड शुड बी, क्या इसके मायने होने चाहिए, इट शुड बी इजीली अवेलेबल, ये इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, इजीली आसानी से किसी को मिल सके, आसानी से इस मेथड का इस्तेमाल किया जा सके। ये इजी टू यूज होना चाहिए, इसका यूज इजी होना चाहिए। देन ये रिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल यानी एक पर्टिकुलर टाइम तक, जैसे कुछ लोग इसको एक्चुअली गैप डालने के लिए भी यूज करते हैं कि फर्स्ट चाइल्ड और सेकंड चाइल्ड के बीच में वो लोग गैप रखना चाहते हैं, तो आफ्टर अ पर्टिकुलर गैप या आफ्टर पर्टिकुलर नंबर ऑफ इयर्स, तो वो दोबारा से व्हेनेवर दे वांट टू हैव देयर सेकंड चाइल्ड, तो अगर वो इस चीज को रिवर्स करना चाहें कि नाउ दे वांट टू हैव द चाइल्ड, ओके फॉर लेट्स से 5 years दे डिडंट वांट टू हैव अ सेकंड चाइल्ड, बट आफ्टर 5 years दे वांट टू हैव अनदर चाइल्ड, तो वो इस चीज को फिर रिवर्स कर सके। ये ना हो कि एक बार इन्होंने ये मेथड को यूज कर लिया तो कभी दोबारा कंसीव ही नहीं कर सकते, परमानेंट प्रॉब्लम नहीं बन जाना चाहिए, तो रिवर्सिबल होना चाहिए।
और लीस्ट साइड इफेक्ट्स। ज्यादातर चीजों के साइड इफेक्ट्स होते हैं, बस आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हम उसको मानेंगे जिसके जो है साइड इफेक्ट्स लीस्ट हों। अब इसमें कॉन्ट्रासेप्शन में अलग अलग कैटेगरीज आ जाती हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज इसमें कंसिडर हो जाएंगी। तो डिफरेंट कैटेगरीज में हम लोग जो है सबसे पहली कैटेगरी जो डिस्कस करेंगे वो हम नेचुरल मेथड्स की डिस्कस कर लेते हैं। इसमें नेचुरल मेथड्स आ जाएंगे, बैरियर मेथड्स आ जाएंगे, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आ जाएंगे, सर्जिकल प्रोसीजर्स, काफी चीजें इसमें आ जाएंगी, केमिकल मेथड्स आ जाएंगे, सर्जिकल मेथड्स आ जाएंगे। ये 5 कैटेगरीज इसमें आएंगी। मैं अभी आपको नेचुरल मेथड्स इसके डिस्कस करवा देती हूँ। तो नेचुरल मेथड में सबसे पहले आता है नेचुरल बिल्कुल कुदरती तरीके, यानी कि एक तरीके से हिंदी में अगर इसी को कन्वर्ट करें तो सबसे पहला मेथड आता है अब्सटेनिंग फ्रॉम क्वाइटस सेक्सुअल इंटरकोर्स को बोलते हैं। अब्सटेनिंग फ्रॉम क्वाइटस और सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग 10 to 17 days of menstrual cycle। क्यों 10 to 17 डेज में ही क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि आइडियली अगर आपको ध्यान में होगा कि जो ओवुलेशन होती है, एग रिलीज होता है, वो 14th डे रिलीज होता है। और मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी तभी होगी अगर एम्पुला में, जो कि एम्पुला रीजन है, एम्पुला के रीजन में अगर इधर से स्पर्म और इधर से एग दोनों एक साथ पहुंचेंगे तो ही प्रेगनेंसी होगी, अदरवाइज प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो अगर एग वहां पे पहुंच गया लेकिन स्पर्म वहां पे सेम डे नहीं पहुंचा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी ऑब्वियसली। तो अगर क्वाइटस, तो क्या होता है कि सभी फीमेल्स का स्टैंडर्ड टाइम तो होता नहीं है कि 28 का 28 ही होगा। तो एक पर्टिकुलर एवरेज ले लिया जाता है कि 10 से 17 दिन, जो कि 14th डे के बीच में आ गया, तो 3-4 दिन पहले 3-4 दिन बाद में कंसिडर करके वो एक हफ्ता अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कपल जो है वो अवॉइड कर देता है तो चांसेस जो है प्रेगनेंसी के वो काफी कम हो जाते हैं। तो प्रेगनेंसी के चांसेस इस केस में काफी कम हो जाते हैं। देन अगला मेथड आ जाता है रिट्रैक्टिंग ऑफ पेनिस फ्रॉम वजाइना just before retracting of penis from vagina just before release of semen। तो सीमेन जो कि मेल इजैकुलेटिंग फ्लूइड है जिसके अंदर की मेल गैमीट्स होंगे, तो वो रिलीज करने से ही इमीडिएटली पहले, इवन इफ द कपल इज हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो वो जो सीमेन है जिसके अंदर गैमीट्स होंगे तो उसको रिलीज करने से पहले ही अगर रिट्रैक्ट कर ले तो उसका तो भी प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। तो ये इस मेथड को बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्टस, इंटरप्ट कर देते हैं क्वाइटस को, क्वाइटस इंटरप्टस बोला जाता है। देन लास्ट मेथड को बोला जाता है एमेनोरियल जो टाइम है, यानी कि आफ्टर द, एक्चुअली अगर आप देखें लैक्टेशन एमेनोरिया एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया, लैक्टेशन का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। लैक्टेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि मिल्क की जो आफ्टर बर्थ जब बेबी मदर मिल्क पे पूरी तरह डिपेंडेंट होता है। एमेनोरिया यानी कि अब जितने टाइम तक, एक्चुअली नियरली 6 मंथ्स तक बेबी पूरी तरह मदर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और उन 6 महीने तक जब बेबी पूरी तरह मदर के मिल्क के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर द डाइट, उस टाइम पे मदर को मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो नहीं होता, ठीक है। उस टाइम पे मदर को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता क्योंकि उसकी पूरी बॉडी की एनर्जी बेबी को फीड करने में लगी होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरफ, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल उस 6 महीने के दौरान नहीं होता। तो वो 6 महीने में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं चल रहा, वो साइकिल ही नहीं चल रहा, ओवुलेशन ही नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे इफ द कपल इज हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स तो दैट टाइम भी प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। Till 6 months after delivery
when child is fully dependent on mother for feed. ठीक है, अगर हम अब नेचुरल मेथड्स, जो कि फर्स्ट कैटेगरी है, इसमें अगर हम डिस्कस करें नेचुरल मेथड में obtaining from coitus या सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई स्टैंडर्ड साइकिल नहीं होता, तो आप एक एवरेज सेफ डे ले रहे होते हो कि 3-4 दिन पहले 3-4 दिन बाद में, काफी फायदेमंद भी देखा गया है। लेकिन कुछ केसेस में फिर भी साइकिल डिस्टर्ब होते हुए भी देखा गया है, और प्रेगनेंसी इसका जो फॉल्स है वो रिजल्ट फिर भी देखा गया है कि प्रेगनेंसी फिर भी कई बार हो जाती है, लेकिन बहुत कम होता है। लेकिन दिस केस में जहां पे हम देख रहे हैं रिट्रैक्टिंग ऑफ पेनिस फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर रिलीज ऑफ सीमेन, कई बार उनको द कपल डजंट कम टू नो दैट सम अमाउंट ऑफ सीमेन हैज ऑलरेडी बीइंग डिपॉजिटेड। तो इस केस का फेलियर जो है, फेलियर रेट बहुत ज्यादा हाई होता है कोइटस इंटररप्टस का। नेचुरल मेथड्स का नॉर्मली फेलियर रेट जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, तो इतना कंप्लीटली रिलायबल अगर हम कहें तो ये नहीं होते हैं। ठीक है, तो रिलायबल जो कि होना चाहिए, इसको रिलायबल होना चाहिए, तो ये रिलायबल मेथड ये इतना नहीं है। ठीक है, रिलायबल मतलब भरोसे लायक मेथड, तो ये उतना भरोसे लायक मेथड ये नहीं होता है। लैक्टेशन एवन हो गया 6 मंथ्स तक, कुछ फीमेल्स को 6 मंथ्स तक, ऐसे नहीं है कि सभी फीमेल्स को 6 मंथ्स तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं सही से होता, कुछ फीमेल्स में होना शुरू हो जाता है। तो इफ दे टोटली कंसिडरिंग हो कि 6 मंथ्स वुड बी फाइन, तो फिर भी प्रेगनेंसी होने के कुछ चांसेस हो सकते हैं। हमेशा इन केसेस में नेचुरल मेथड में काफी फेलियर टेंडेंसी भी देखने को मिली है, सक्सेस रेट भी देखने को मिला है, लेकिन फेलियर टेंडेंसी भी इस केस में काफी हद तक देखने को मिली है। ठीक है, तो आज हमने काफी मेजर पोर्शन कवर कर लिया है, मेजर पोर्शन कवर किया है फिलहाल तक, जहां पे कि हमने स्टैटिस्टिकल डाटा सबसे पहले बात की, डेमोग्राफी की बात की। I've been a bit fast today, perhaps। डेमोग्राफी हमने टर्म डिस्कस की, जहां पे हमने देखा स्टैटिस्टिकल डाटा हम लोग लेते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिक्स लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स मतलब जहां पे भी देखो मेडिकल में आके हम नंबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, डेमोग्राफी यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन को जब नंबर्स के अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन इतनी है, उसमें से मेल्स इतने हैं, फीमेल्स इतनी हैं, बच्चे इतने हैं, बूढ़े इतने हैं, तो वो सब जब हम लेते हैं, सेक्स रेशियो जो लेते हैं, जेंडर रेशियो ले लिया, प्लस वो एज वाइज जो रेशियो ले लिया, प्री रिप्रोडक्टिव एज में कितने हैं, पोस्ट में कितने हैं, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव एज में कितने हैं। तो ऐसे आप लोग एक ग्राफ भी बन सकता है हमारे पास कि प्री रिप्रोडक्टिव एज के लोग, देन इस टाइम पे रिप्रोडक्टिव एज, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, अगर इस तरीके का ग्राफ आता है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव में ज्यादा है। कुछ अगर ग्राफ ऐसा आ जाए कि प्री रिप्रोडक्टिव कम है और रिप्रोडक्शन में ज्यादा कर रहे हैं, और बुजुर्ग लोग उनसे ज्यादा हैं, या बुजुर्ग लोग अगर कम भी हो तो कोई थोड़ा बहुत भी फर्क हो या बराबर हो तो भी कितना नहीं, लेकिन प्री रिप्रोडक्टिव है वो अगर ज्यादा है रिप्रोडक्टिव एज से, यानी कि ये ग्राफ एक तरीके से उल्टा ग्राफ अगर बन रहा है, तो ऐसे ग्राफ में हम कहेंगे कि पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग, पॉपुलेशन जो काउंट है वो कम हो रहा है। लेकिन अगर ऐसे कि प्री रिप्रोडक्टिव का जो बेस है वो सबसे ज्यादा वाइड बन रहा है, तो हम कह देंगे कि पॉपुलेशन रेट है जो वो बढ़ रहा है। अगर हम इन चीजों को बिल्कुल ऐसे बैलेंस्ड फॉर्म में देखते हैं, काफी हद तक बैलेंस्ड फॉर्म में देखेंगे, तो पॉपुलेशन रेट को हम कह देंगे कि क्या है, स्टेबलाइजिंग हो रहा है, वो धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है, पॉपुलेशन ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। तो ये कुछ ग्राफ्स भी हम आगे तो डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में इतना डिटेल में नहीं है। एक ऑर्गेनिज्म है, पॉपुलेशन आपको आएगा, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मैंने स्टैटिस्टिकल डाटा बताया और आपको प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स के बारे में बताया, दैट इज व्हाई आई मेंशन दीस ग्राफ्स आल्सो हियर। ठीक है बच्चों, देन उसमें हमने फिर सेंसस की बात की कि सेंसस में हम लोग हर 10 साल के बाद सारा डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर हमने 2001 के डाटा, 11 के डाटा के बारे में डिस्कस किया। वर्ल्ड पॉपुलेशन की हमने बात की कि 1900 में नियरली 2 बिलियन ही थी, उसके बाद 6, फिर कुछ ही टाइम के अंदर 100 साल में 6 बिलियन गई। ठीक है, 2001 के अंदर, देन कुछ ही
नियरली 11 साल के अंदर वो पॉपुलेशन कहाँ आ गई, 7 बिलियन भी वो पॉपुलेशन क्रॉस कर गई। देन आज की डेट में माना जाता है कि नियरली एवरी 6th पर्सन ऑन दिस अर्थ इज इंडियन। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा, इंडिया की पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 1.2 बिलियन आई थी। आज का जो पॉपुलेशन जो न्यूज में और सारे जो डाटा ले रहे हैं वो 133 करोड़ यानी 1.33 बिलियन के अकॉर्डिंग जो डाटा है वो लिया जा रहा है। बाकी अभी नेक्स्ट सेंसस अभी आने वाला 2021 में आना है डाटा, जो हर 10 साल बाद लिया जाता है। जैसे 11 में आया था तो 2021 में सेंसस कंडक्ट किया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। देन गवर्नमेंट जो फिर हमने बात की कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, कम करने के लिए हम इंसेंटिव्स दे रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस जगा रहे हैं, उसके बाद भी पॉपुलेशन बढ़ रही है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी जानी शुरू हो गई हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो रहा है, डेथ्स कम हो रही हैं, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं, लिविंग कंडीशंस बेटर होती जा रही हैं, साफ सफाई की सैनिटरी कंडीशंस जो है वो बेटर होती जा रही हैं। ठीक है, तो उसके बावजूद इन्हीं रीजंस की वजह से बर्थ रेट कम होने के बावजूद ये जो अच्छी कंडीशंस हुई हैं जिनके कारण डेथ रेट कम हो गया है, तो पॉपुलेशन अभी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, अभी फिर भी पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, बर्थ रेट को और ज्यादा कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने शॉर्टर फैमिलीज, जो छोटी फैमिलीज हैं उनको इंसेंटिव देना शुरू कर दिया है। सिंगल चाइल्ड पॉलिसी भी कुछ लोगों ने, गवर्नमेंट ने तो जो सिंगल चाइल्ड होता है उसको इंसेंटिव वगैरह देते हैं, रिजर्वेशन वगैरह दे देते हैं। गवर्नमेंट ने बैनर लगाए हम दो हमारे दो के, और लोग सिंगल चाइल्ड पॉलिसी पे भी आ गए हैं। 2 चाइल्ड गवर्नमेंट ने फेवर करने के लिए कहा था, लेकिन लोगों ने सिंगल चाइल्ड को फॉलो किया है। ठीक है, देन हम अगर की और पॉपुलेशन हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कंसेप्शन होता है, टू कंसीव द चाइल्ड, कॉन्ट्रासेप्शन होता है कि उस चीज को अवॉइड करना, कंसेप्शन को अवॉइड करना। कंसेप्शन को अवॉइड करने में हम कौन से डिवाइसेस यूज करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, और आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस इजीली अवेलेबल होने चाहिए, इजी टू यूज होने चाहिए, इजी टू हैंडल होने चाहिए, उनका यूज सीखना आसान होना चाहिए। देन वो रिवर्सिबल होने चाहिए, जब भी कपल कुछ टाइम के लिए इसको यूज करना चाहता है लेकिन उसके बाद वो नॉर्मली वांट्स टू कंसीव, तो वो उस चीज को यूज कर पाए, ना उस चीज को रिवर्स कर पाए, और साइड इफेक्ट्स उसके कम होने चाहिए, भरोसे लायक होना चाहिए, यानी कि असरदार होना चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, रिलायबल होना चाहिए। देन जो है इसमें से हमने मेथड्स आपको बताया, नेचुरल मेथड्स होंगे, केमिकल मेथड्स होंगे, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होंगे, बैरियर मेथड्स होंगे, सर्जिकल मेथड्स होंगे। सबसे पहले मैंने नेचुरल मेथड्स की कैटेगरी आती है तो वो आपको डिस्कस कराना शुरू कर दिया। नेचुरल कुदरती तरीके, जिसमें से 3 मेथड्स हमने डिस्कस किए कि द कपल शुड अब्सटेन फ्रॉम कोइटस और सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर जस्ट 1 वीक, नियरली 10 to 17 डेज। जो 28 डे साइकिल हमने पढ़ा उसके से 10 to 17 डेज में उसको अवॉइड करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि 14th डे ओवुलेशन होती है और एग और स्पर्म अगर एक ही टाइम पे एम्पुला में पहुंचेंगे तो ही फर्टिलाइजेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो 1 हफ्ता उससे 3 दिन पहले 3 दिन बाद का भी अगर साथ में अवॉइड कर ले तो बेटर चांसेस रहेंगे कि वो अवॉइड हो जाए। और कोइटस इंटरप्टस में इंटरप्ट कर दिया जाता है, कोइटस यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे पेनिस को पहले रिट्रैक्ट कर लिया जाता है, सीमेन को डिपॉजिट होने नहीं दिया जाता, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। कई बार कपल को पता नहीं होता तो पहले सीमेन डिपॉजिट हो चुका होता है, तो इसके फेलियर चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। देन लैक्टेशन एमेनोरिया काफी सेफ माना जाता है, कोई ज्यादा साइड इफेक्ट्स वगैरह इसके नहीं है। जो 6 महीने तक जब बेबी पूरी तरह मदर के मिल्क के ऊपर डिपेंडेंट होता है, उस टाइम पे मदर का मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो बंद होता है। उस टाइम पे अगर कपल कोइटस करता है तो यूजुअली कोइटस में इन्वॉल्व होता है तो यूजुअली प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं, बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके अंदर परफॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, so this is all about today's lecture. Tomorrow we will continue with other methods of contraception. That's all for now.